हेलो स्टूडेंट, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। एंड हम सभी लोग जानते हैं कि यूपी बोर्ड 2022 का बिगुल बज चुका है और हम आपको इंग्लिश और हिंदी दो सब्जेक्ट के इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपको दे रहे हैं। तो ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाले हैं, इसलिए आप सभी लोग वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि यहाँ से आपको 40 नंबर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। और ये जो सब्जेक्ट है वो इंग्लिश है और इसका जो एग्ज़ाम होना है वो 6 अप्रैल को होना है। तो टारगेट हमारा जो 6 अप्रैल को है, उस 6 अप्रैल को लेकर ये कंटेंट तैयार किया गया है। जैसा कि थंबनेल में आपको कहा गया है कि 40 नंबर आपके पक्के, तो मैं वास्तव में यहाँ आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आपके 40 नंबर पक्के होने वाले हैं। यहाँ से सारे प्रश्न फंसने के पूरे चांसेस हैं, और जब ये प्रश्न आपके फंसने वाले हैं तो ये रिजल्ट आपका 85 प्लस करेगा, क्योंकि सेक्शन डी के अंतर्गत में आपकी जो तैयारी है उसको ये सबसे बेहतरीन कंडीशन में पहुंचाने वाला है। तो ये 100% ये क्वेश्चन फंसने वाले हैं। तो जितने लोग भी आज के इस सेशन में बने हैं, मैं सभी लोगों को बता रहा हूं कि इंग्लिश बाय अतुल सर के नाम से एक टेलीग्राम ग्रुप है, उस ग्रुप को आप तुरंत ज्वाइन कर लें, क्योंकि यहाँ आपको स्टडी मटेरियल, पीडीएफ, नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। तो जितने लोग भी आज के इस सेशन में पहली बार आ रहे हैं, सभी लोगों का इंग्लिश बाय अतुल सर स्वागत करते हैं। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सेशन को लास्ट तक देखें। यह सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो एक लाइक, साथ में एक शेयर जरूर करें। चलिए चलते हैं आज के सेशन पर। तो सेक्शन डी के अंतर्गत में जो आपका सिलेबस है उसमें प्रोज 2 शॉर्ट आंसर, फिर प्रोज 1 लॉन्ग आंसर, और उसके बाद शॉर्ट स्टोरी 2 शॉर्ट आंसर, शॉर्ट स्टोरी से ही 1 लॉन्ग आंसर, और पोइट्री से आपको 2 क्वेश्चन बनेंगे। एक क्वेश्चन आपका सेंट्रल आइडिया का बनेगा और दूसरा जो क्वेश्चन बनेगा वो पैसेज का बनेगा, अर्थात कॉम्प्रहेंशन क्वेश्चन, एक क्वेश्चन वहां से बनेगा। आज ये पूरा का पूरा कंटेंट सेक्शन डी पर ही डिपेंड है। चलिए लेट न करते हुए सीधे हम सेशन में आगे बढ़ते हैं। तो प्रोज सेक्शन से जो पहला क्वेश्चन है वो है, व्हाट डिड हैमेल टीच द क्लास इन हिज लास्ट लेसन। आप ध्यान दें कि यहां जो जितने भी क्वेश्चन हैं वो 10वीं मॉडल पेपर और अंशाल पेपर का अध्ययन करने के बाद ये सिलेक्शन हुआ है। तो निश्चित तौर पे ये आपके एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड हैमेल टीच द क्लास इन हिज लास्ट लेसन। आपका पहला ही लेसन है, ये है लास्ट लेसन, वहाँ से एक क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर होगा, इन हिज लास्ट लेसन मिस्टर हैमेल टॉट द क्लास अबाउट ग्रामर, देन अबाउट राइटिंग, एंड फाइनली अ लेसन इन हिस्ट्री। तो अपने अंतिम पार्ट में, अपने अंतिम सीख में मिस्टर हैमेल ने क्लास को क्या बताया? अबाउट ग्रामर, व्याकरण के बारे में, देन अबाउट राइटिंग, लेखन के बारे में, एंड फाइनली अ लेसन इन हिस्ट्री, और अंत में एक पार्ट उन्होंने हिस्ट्री का दिया। मोर देन दिस, और इससे अधिक, ही मेड हिज स्टूडेंट रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ देयर मदर टंग, और इससे भी अधिक उन्होंने अपने छात्रों को यह आश्वस्त किया और उन्होंने अपने छात्रों को अपने मदर टंग के महत्व के बारे में बताया। एंड टॉट देम, और यह उनको बताया टू टेक प्राइड इन देयर लैंग्वेज, और अपनी मातृभूमि की भाषा पर सभी को गर्व करना चाहिए, यह मिस्टर हैमेल ने बताया। तो आपने क्या सीखा? तो मिस्टर हैमेल ने क्लास के बच्चों को ग्रामर के बारे में बताया,
लेखन के बारे में बताया और अंत में एक हिस्ट्री के पाठ के हिस्ट्री का पाठ सिखाया। और इससे भी अधिक उन्होंने अपने छात्रों को अपने मातृभाषा के इम्पोर्टेंस के बारे में बताया और साथ ही यह भी बताया कि सभी को अपनी मातृभाषा पर गर्व होना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई डिड डगलस प्रेफर टू गो द YMCA स्विमिंग पूल टू लर्न स्विमिंग? आंसर ये रहा, डगलस मदर रिकमेंडेड, डगलस की माँ ने सुझाव दिया दैट ही शुड लर्न स्विमिंग एट द YMCA स्विमिंग पूल, उसे YMCA स्विमिंग पूल में तैरना सीखना चाहिए। बिकॉज क्योंकि इट वॉज सेफ बीइंग ओनली 2 और 3 फीट डीप, क्योंकि उनकी माँ ने यह बताया था कि यह एकदम सुरक्षित है और केवल 2 या 3 फीट ही गहरा है। एट द शैलो एंड, छिछले किनारे पर, विथ अ ग्रेजुअल ड्रॉप टू 9 फीट एट द अदर एंड, और दूसरी छोर पर यह धीरे धीरे लगभग 9 फीट गहरा था। इन कंट्रास्ट, और इसके अपेक्षा में, इसके विरोध में, द याकिमा रिवर वॉज क्वाइट डीप, जो याकिमा रिवर है वो बहुत ही गहरी है। एंड सेवरल केसेस ऑफ ड्राउनिंग इन इट हैड बीन रिपोर्टेड, और याकिमा रिवर में बहुत सारे ऐसी मुकदमे, ऐसे केसेस ड्राउनिंग के आए हैं जो सूचित किए गए हैं। यह उनकी माँ ने बताया कि 9 फीट ही मात्र उसका दूसरा छिछला गहरा है, और साथ ही साथ जो उसका पहला सिरा है वो 2 या 3 फीट ही गहरा है। तो निश्चित तौर पे यह भी अब आपको तैयार हो गया होगा। अब हम चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और ये क्वेश्चन आपका है, रीड द स्टैंजा केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहले स्टैंजा को पढ़ेंगे। आई सा माई मदर बिसाइड मी, मैंने अपनी माँ को अपनी बगल में देखा। डोज, ऊँघते हुए। ओपन माउथ, उनका मुंह खुला हुआ था। हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ अ क्रॉप, और उनका जो चेहरा था वो एक लाश की भांति पीला पड़ चुका था। एंड रियलाइज्ड विथ पेन, और वो एक कष्ट महसूस भी कर रही थी। दैट की शी वॉज ओल्ड एज शी लुक्ड अबाउट सून पुट दैट थॉट अवे, उन्होंने अपने शरीर में कष्ट भी महसूस किया। दैट शी वॉज ओल्ड एज शी लुक्ड, वह इतना ही बूढ़ी हो गई थी जितना कि वह दिख रही थी। बट सून पुट दैट थॉट अवे, लेकिन जल्दी ही वह विचार हमारा जाता रहा, वह विचार हमसे चला गया। अब इस पैसेज के अकॉर्डिंग आपका जो क्वेश्चन बनता है, पहला क्वेश्चन वो है, व्हाट वरीड द पोएटेस व्हेन शी लुक्ड एट हर मदर, कवियत्री को क्या चिंता हुई जब उन्होंने अपनी माँ को देखा? तो इसका आंसर है, हर मदर लुक्ड पैल एंड फेडेड जस्ट लाइक अ क्रॉप, उनकी माँ का जो शरीर था वो कैसा दिख रहा था? एकदम पीला, मुरझाया हुआ, जैसे कि लाश हो। विच वरीड द पोएटेस, जिससे कवियत्री को बहुत चिंता हुई। दिस इंडिकेटेड दैट हर मदर में डाई वेरी सून, इससे यह परिलक्षित हो रहा था, यह प्रदर्शित हो रहा था कि उनकी माँ अब बहुत जल्दी ही इस संसार से चली जाएंगी, विदा हो जाएंगी, स्वर्गवास हो जाएगा। पहला क्वेश्चन। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। तो इस स्टैंजा का जो दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई वॉज देयर पेन इन हर रियलाइजेशन, उनके एहसास में क्यों कष्ट था, कवियत्री के एहसास में क्यों कष्ट था, ये आपका क्वेश्चन है। तो आंसर है, द पोएटेस फेल्ट पेन, कवियत्री ने कष्ट जो महसूस किया इन हिज रियलाइजेशन, अपनी एहसास में, दैट की सी वुड नॉट सी हर मदर अगेन, अब वो अपनी माँ को दोबारा नहीं देख पाएंगी। एज सी मे डाई सून, क्योंकि अब वह जल्दी ही यहाँ से चली जाएंगी, मर जाएंगी, स्वर्गवास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड शी पुट दैट थॉट अवे,
उन्होंने अपने विचार को क्यों छोड़ दिया? द पोएटेस पुट दैट थॉट अवे बिकॉज शी गॉट डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम ड्राइविंग द कार बाय थिंकिंग अबाउट हर मदर्स इम्पेंडिंग डेथ। तो कवयित्री ने यह विचार क्यों छोड़ दिया? क्योंकि वह अपने कार को चलाने में डिस्ट्रैक्ट हो रही थी और यह सोच रही थी कि अब वह बहुत जल्द ही अपनी माँ से उनका साथ छूट जाएगा, जल्द ही वह अपनी माँ से बिछड़ जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन दीज लाइन्स। अब अगला क्वेश्चन है कि इन कविता के पंक्तियों में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच प्रयोग किया गया है? तो इन द सेकेंड लाइन ऑफ द स्टेंजा के दूसरी लाइन में द पोएटेस यूज द वर्ड लाइक, कवयित्री ने लाइक शब्द का प्रयोग किया है। सो हियर इज फिगर ऑफ स्पीच सिमिली। हम सभी जानते हैं कि अगर पंक्ति में लाइक आ जाए, सो आ जाए, एज आ जाए, एज आ जाए, तो ये सारे जो वर्ड कंपैरिजन होते हैं ये सिमिली शो करते हैं। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, हु डज आई रिफर टू। ये आई जो शब्द स्टेंजा में आया है ये किसके लिए आया है? तो आंसर है आई इज यूज्ड फॉर द पोएटेस कमला दास। ये आई जो वर्ड है ये किसके लिए यूज हुआ है? ये पोएटेस के लिए यूज हुआ है। और पोएटेस कौन है? कमला दास है। तो आपका ये पहला जो स्टेंजा है बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं दूसरे स्टेंजा में। दूसरा स्टेंजा भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये एक बार पूरी तरह से स्टडी करेंगे। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ अर्थ। लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच। ये स्टेंजा आपका लिया गया है आपकी पोयम कीपिंग क्वाइट से और इसके जो पोएट हैं वो हैं पैब्लो नेरुडा। तो चलते हैं एक एक पहले चीज़ें समझ लेते हैं। तो पैब्लो नेरुडा कहते हैं अब हम 12 तक की गिनती गिनेंगे एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और हम सभी लोग शांत रहेंगे। 12 तक की गिनती गिनेंगे और हम सभी लोग शांत रहेंगे। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, और एक बार आप पृथ्वी के चेहरे पर अपने आप को लाएंगे अर्थात पृथ्वी के धरातल पर अपने आप को शांत रखेंगे। लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, हम किसी भी भाषा में कोई भी बात नहीं करेंगे। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, हम लोग अपने शरीर को अपनी आवाज़ को 1 सेकेंड के लिए स्थिर रखेंगे। एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच, और अपनी भुजाओं को बहुत अधिक इधर उधर नहीं करेंगे, नहीं फैलाएंगे। तो आपको स्टेंजा का आंसर अर्थ समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं इसके पैसेज के रिलेटेड क्वेश्चन पर। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है नेम द पोएम एंड द पोएट। पोएम का नाम और पोएट का नाम बताना है। तो हम सभी लोग जानते हैं नेम द पोएम, नेम ऑफ द पोएम इज कीपिंग क्वाइट। तो पोएम का नाम कीपिंग क्वाइट है एंड पोएट इज पैब्लो नेरुडा, और इसके लेखक जो है वो पैब्लो नेरुडा है। अगला जो क्वेश्चन है हाउ लॉन्ग डज द पोएट वांट टू स्टे स्टिल। कितनी देर कवि शांत रहना चाहता है? कितनी देर कवि शांत रहना चाहता है? द पोएट अर्ज ईच वन, कवि महोदय सभी से यह आग्रह करते हैं, हम सभी में से सभी को आग्रह करते हैं टू काउंट अप टू 12, 12 तक गिनने की। एंड रिमेन स्टिल फॉर 1 सेकेंड, 12 तक गिनने पर 1 सेकेंड के लिए अपने शरीर को शांत रखना है। तो कितनी देर शांत रखने के लिए कह रहे हैं लेखक महोदय? फॉर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के लिए। और ये कब होगा? जब हम 12 तक गिनेंगे।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट डज ही होप टू अचीव बाय कीपिंग क्वाइट। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट डज ही होप टू अचीव बाय कीपिंग क्वाइट, लेखक महोदय शांत रहकर क्या प्राप्त करने की आशा करते हैं। अगर हम शांत रहेंगे तो हमें क्या चीज़ प्राप्त होगा, ये लेखक महोदय पूछ रहे हैं। तो आंसर है द पोएट होप्स दैट, लेखक महोदय आशा करते हैं कि बाय कीपिंग क्वाइट, शांत रहकर, वी विल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोस्पेक्ट, हम आत्मविश्लेषण, इंट्रोस्पेक्ट का मतलब आत्मविश्लेषण, हम आत्मविश्लेषण करने का एक अवसर प्राप्त करते हैं। द स्ट्रेंज स्टिलनेस विल गिव अ फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस, और यह विचित्र स्थिरता का जो भाव हमारे अंदर है, यह हमें साथ साथ रहने की प्रेरणा देता है। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं, यह भी क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ द नंबर 12, जो ये 12 नंबर बताया गया है, इसका महत्व क्या है, ये लेखक महोदय कवि महोदय पूछना चाहते हैं। तो इसका जो आंसर है, द पोएट वांट्स अस नॉट टू मूव ओवर आवर आर्म्स सो मच, हमें अपने बाहों को बहुत अधिक नहीं फैलाना चाहिए, या वो नहीं कहते हैं कि हम अपने बाहों को फैलाएं। बिकॉज फिजिकल एक्टिविटी लीड्स टू स्टॉपिंग आवर इंट्रो इंस्पेक्शन, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी जितनी होती है वो आत्मविश्लेषण करने से रोकती हैं। नॉट मूविंग आवर आर्म्स, जब हम अपने हाथों को नहीं फैलाएंगे, अपनी बाहों को नहीं फैलाएंगे। आल्सो सजेस्ट स्टॉपिंग ऑल काइंड ऑफ वायलेंस, यह सारे प्रकार की हिंसा को भी रोकती है। यदि हम अपने हाथों को नहीं फैलाएंगे तो हमारे हाथों से किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं होगी। तो वो इसलिए कवि महोदय हम लोगों को सुझाव देना चाहते हैं कि हमें अपने हाथों को नहीं फैलाना चाहिए, जिससे कि हमारे हाथों से हिंसा हो। तो ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम एनीवन, किसी एक पोयम की आपको सेंट्रल आइडिया लिखनी है। इसमें कौन कौन सी पोयम है, माई मदर एट 66, कीपिंग क्वाइट, थिंग ऑफ ब्यूटी। केवल यही 3 सेंट्रल आइडिया आप पढ़ेंगे, और मैंने आपको वीडियो के माध्यम से ये तीनों सेंट्रल आइडिया दे भी दिया है। तीनों सेंट्रल आइडिया के आपके जो लिंक हैं वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। इसलिए मैंने इसको यहाँ पे नहीं बताया है, वो लिंक में मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर द क्वेश्चन इन 40 वर्ड्स। पहला जो क्वेश्चन है 40 वर्ड का, वो कौन सा है। हाउ डिड चार्ले रीच द 3rd लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर चार्ले कैसे पहुंचा 3rd लेवल पर। ग्रैंड सेंट्रल के 3रे तल पर चार्ले कैसे पहुंचा, ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है, वन इवनिंग चार्ले रीच द ग्रैंड सेंट्रल एंड वॉक्ड डाउन द 2nd लेवल टू कैच एन अर्ली ट्रेन टू हिज होम। एक शाम चार्ले ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पहुंचा और वह चलता हुआ दूसरे तल पे आया। किस लिए, टू कैच अर्ली ट्रेन टू हिज होम, अपने घर जाने के लिए, एक ट्रेन पकड़ने के लिए वह दूसरी सतह पर आया। ही स्ट्रेंगली हैपन टू नोटिस, उसे अचानक यह एहसास हुआ, उसने अचानक यह ध्यान दिया। अ डोरवे डाउन, एक दरवाज़ा जो नीचे की तरफ जा रहा था। एंड फॉलोड द स्टेप, और उसकी सीढ़ियों पर वह गया। दैट लेड हिम टू द 3rd लेवल, जिससे कि वह 3rd लेवल पर पहुंच गया। आप द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के। तो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के 3रे तल पे वह कैसे पहुंचा, दूसरी तल पे वह अपने घर जाने के लिए एक अर्ली ट्रेन पकड़ने की कोशिश में गया था, लेकिन अचानक वहां उसने एक दरवाज़ा को ध्यान दिया जिसकी सीढ़ियां नीचे की तरफ जा रही थी। उसके माध्यम से वह ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के 3रे तल पर पहुंच गया। तो शॉर्ट स्टोरी का यह पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी का है। दूसरा क्वेश्चन ध्यान रखेंगे, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका।
हाउ डिड द टाइगर किंग किल द 100 टाइगर? टाइगर किंग ने 100वां बाघ कैसे मारा? When the tiger king shot at the tiger, the bullet actually missed. जब 100वें शेर का शिकार बाघ राजा ने किया तो वास्तव में उनकी जो गोली थी वो मिस हो गई थी. Its target, but the old tiger fainted from the shock of the bullet. और जो वह बूढ़ा शेर था वो बुलेट के आवाज से, बुलेट के शोर से वह बेहोश हो गया था. Although the tiger appeared to be dead, और ऐसा लग रहा था कि बाघ मर गया है. It was only unconscious, लेकिन वह केवल अभी अचेत हुआ था. The महाराजा thought he had killed the tiger, और महाराजा ने सोचा कि उन्होंने 100वें शेर का शिकार कर लिया है. It was not so later. It was not so, लेकिन ऐसा नहीं था. Later it was killed by one of the hunter, और बाद में शिकारियों में से एक शिकारी ने इसको मारा था. तो यह भी क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट कैटेगरी का है, इसे भी आप दिमाग में रखेंगे. फिर अगला जो क्वेश्चन है वो आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यह ध्यान रखेंगे. आपको बड़ी आसानी से इसको मैं समझा रहा हूं और इसको भी आप अपने दिमाग में सेट कर लें. व्हाई डिड द टाइगर किंग डिसाइड टू किल 100 टाइगर? बाघ राजा ने 100 शेर मारने का निर्णय क्यों लिया? डिस्क्राइब द एफर्ट, प्रयासों का वर्णन करिए. ही मेड टू अटेन हिज टारगेट, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो भी उन्होंने किया था. बाघ राजा ने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जितने भी प्रयास किए थे वो उसका वर्णन करना है. ध्यान रखेंगे ये आपका 80 वर्ड्स, अर्थात ये लॉन्ग आंसर की कैटेगरी का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी का क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान दें. The tiger king decided to kill 100 tiger because there was a prophecy according to which he would be killed by the 100 tigers. तो बाघ राजा ने 100 शेर मारने का निर्णय लिया था क्योंकि there was a prophecy, एक भविष्यवाणी हुई थी. According to, और इस भविष्यवाणी के अनुसार ही वुड बी किल्ड, वह मारे जाएंगे बाय द 100 टाइगर्स, 100वें शेर के द्वारा. तो ये प्रोफेसी हुई थी, एक भविष्यवाणी हुई थी कि बाघ राजा आप 100वें शेर से मारे जाएंगे, इसलिए उन्होंने मारने का निर्णय लिया था. ही देन स्पेंट अ सिग्निफिकेंट टाइम एंड न्यूमरस एफर्ट टू फुलफिल हिज टारगेट, इसलिए उन्होंने महत्वपूर्ण समय और बहुत सारे प्रयास अपने टारगेट को फुलफिल करने में, पूरा करने में दिया. ऑफ किलिंग 100 टाइगर्स, 100वें बाघ को मारने के लिए. ही स्टेड इन द फॉरेस्ट फॉर मेनी डेज, वह बहुत दिनों तक जंगलों में ठहरे. ही फायर्ड मेनी ऑफ हिज ऑफिसर्स फॉर नॉट गेटिंग हिम टाइगर्स टू किल, वह बहुत सारे ऑफिसर्स पर क्रोधित भी हुए. फॉर नॉट गेटिंग हिम टाइगर्स टू किल, कि कोई भी टाइगर्स को न मारे. द टाइगर किंग इवन मैरिड अ गर्ल फ्रॉम एन अदर किंगडम, और राजा ने, द टाइगर किंग राजा ने एक शादी भी किया किससे? एक लड़की से. फ्रॉम एन अदर किंगडम, जो दूसरे राज्य की थी, दूसरे राज्य की एक लड़की से राजा ने शादी किया. विच हैड अ लार्ज टाइगर्स पॉपुलेशन, और उस लड़की के राज्य में शेरों की जनसंख्या बहुत अधिक थी, और इसी शेरों की जनसंख्या के लिए ही राजा ने उस लड़की से विवाह किया था. व्हेन द टाइगर पॉपुलेशन बिकम एक्सटिंक्ट इन हिज ओन किंगडम, जब वो अपने राज्य में शेरों की संख्या बहुत कम हो गई, तब उन्होंने यह निर्णय लिया कि अब हम एक शादी करेंगे और ऐसी लड़की से शादी करेंगे जहां के राज्य में शेरों की पॉपुलेशन अधिक हो.
द टाइगर किंग आल्सो बैंड, तो टाइगर किंग ने बैन भी लगा दिया था टाइगर हंटिंग इन हिज स्टेट, अपने राज्य में टाइगर शेर के शिकार के लिए उन्होंने बैन भी लगा दिया था, रोक भी लगा दिया था। एंड डिड नॉट परमिट अ हाई रैंकिंग ऑफिसर, और उन्होंने एक हाई रैंकिंग उच्च पदस्थ अधिकारी को भी परमिशन नहीं दिया था। हु विजिटेड प्रतिबंधपुरम, जिसने प्रतिबंधपुरम को देखा था, वो देखने के लिए आया था। टू शूट टाइगर्स, और वह शेरों को मारने के लिए भी आया था, वह उच्च पदस्थ अधिकारी। तो राजा ने उसको परमिशन भी नहीं दिया था। इसके आगे, लेटर ही रियलाइज द डेंजर टू हिज थ्रोन, बाद में उनको अपने सिंहासन पर भी खतरा महसूस हुआ। एंड हैड टू स्पेंड अ सम ऑफ 3 लाख रुपीज, और उन्होंने 3 लाख रुपए खर्च किए टू इम्प्रेस द ब्रिटिश ऑफिसर्स वाइफ, ब्रिटिश अर्थात एक अंग्रेज की पत्नी को प्रभावित करने के लिए उन्होंने 3 लाख रुपए भी खर्च किए। ऑल दीज एफर्ट्स वर मेड, एक सेकेंड, हाँ अब ठीक, ऑल दीज एफर्ट्स वर मेड टू फुलफिल हिज टारगेट ऑफ किलिंग 100 टाइगर्स, ये सारे प्रयास राजा के द्वारा किए गए, किस लिए? अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए और 100वें शेर के शिकार करने के लिए। तो ये सारे प्रयास किए गए। तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका PDF ग्रुप में दे दिया जाएगा। अगर आपको, मैंने प्रयास किया है सारे क्वेश्चन को बड़े ही आसान तरीके से समझाने के लिए, फिर भी कहीं भी त्रुटि हो, कहीं भी आपको समझ में ना आया हो, आप तुरंत कमेंट के माध्यम से बताएं। आई विल रिप्लाई यू एज सुन एज पॉसिबल। साथ ही साथ चैनल, जितने भी लोग भी आज के इस सेशन में नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि आपको सही समय पे नोटिस मिले। धन्यवाद।